नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। हम लोग संधि की परिभाषा देखें, जाने, समझे। उसके बाद संधि के भेदों के बारे में जाने कि संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और संधि में 2 वर्णों या ध्वनियों या अक्षरों का मेल होता है। और उसमें स्वर संधि के 5 भेदों का अध्ययन करने के दौरान हम लोगों ने यह देखा कि स्वर का स्वर के साथ जब मेल होता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यह सब पहले बता दिया हूं अलग अलग वीडियो में। अब उन सारे वीडियो का सार, क्योंकि वो नियम अलग अलग और बड़ा जो है पेचीदा लगता है, तो अब उसी नियम को सारणी के अनुसार आप लोग को समझाने का मेरा यह प्रयास रहेगा। क्योंकि वह वीडियो 5 वीडियो 1 घंटे 45 मिनट का हो गया है, तो मेरा प्रयास है कि कम समय में और चार्ट के माध्यम से पूरी स्पष्टता के साथ उसको सरल बना करके आपको स्वर संधि के बारे में मैं मास्टर बना दूं। तो अब आ जाए हम लोग स्वर संधि को इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो स्वर संधि पर विचार करने के दौरान अनेक टर्म्स आएंगे, तो उस टर्म्स को समझने के लिए जरूरी है कि स्वरों के बारे में थोड़ी जानकारी इस वीडियो में भी दे दूं। यद्यपि वर्ण विचार का जो वीडियो है उसमें विस्तार से स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण और उनकी विशेषताओं को मैं बता चुका हूं, उसका लिंक दे दूंगा। और संधि पढ़ाते समय भी इस पर विचार किया गया है। यहां भी संक्षेप में स्वरों के बारे में मैं बता देना चाह रहा हूं। तो मूल रूप से हिंदी में 13 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ और यहां पर री और री है। तो री का व्यवहार लेखन में तो होता है, मगर उच्चारण में री व्यंजन की तरह उच्चरित होता है, यानी कि यह व्यंजन बन जाता है हिंदी में। और वैसे ही ली तो संस्कृत में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है, मगर हिंदी में ली एक व्यंजन हो गया है। ल में री की मात्रा लगा दी जाती है। तो इस भांति हिंदी से ये 2 स्वर वर्ण री और ली एक तरह से नदारद है। तो अब बच गए अ, ई, उ और री, आ, ई, उ और री, और उसके बाद ए, औ, ऐ, औ, और अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। तो विसर्गों के बारे में तो विसर्ग संधि में पढ़ेंगे, वो अलग ही हो जाता है। तो अब ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ और री, और दीर्घ स्वर है आ, ई, उ और री। तो अ का आ सवर्ण कहलाता है। सवर्ण किसे कहते हैं?
जिसका स्थान और प्रयत्न एक ही होता है। जैसे अ का उच्चारण स्थान कंठ है और प्रयत्न विपरीत है। सामान्यतः सभी स्वरों का प्रयत्न विपरीत होता है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और प्रयत्न विपरीत, मगर वहीं जो है अब क हो गया, तो क का उच्चारण स्थान वहीं से है जहां से अ का उच्चारण होता है, मगर एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है, और स्वरों का प्रयत्न विपरीत है, मगर क का उच्चारण स्थान अस्पृष्ट है। तो इसलिए क सवर्ण नहीं है अ का सवर्ण आ है। वैसे ही ई, अ और ई दोनों विपरीत हैं, मगर अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो इसलिए अ का सवर्ण ई नहीं है। वैसे उ भी नहीं है, क्योंकि उ का उच्चारण स्थान, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और लिरी का उच्चारण स्थान दांत है, दंत है। तो ई का सवर्ण ई होगा, उ का सवर्ण उ होगा, री का सवर्ण री होगा। यद्यपि हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि लिखने में या पढ़ने में मिलता है, मगर उच्चारण तो हम लोग री ही करते हैं व्यंजन रूप में। अब उसके बाद ए, ओ और आई, औ के जो संयुक्त स्वर हैं, जिनको संयुक्ताक्षर भी कहते हैं या संध्य स्वर भी कहते हैं, तो उनको दो वर्ग में बांटा गया है। ए और ओ को, ओ है, ए और ओ को गुण स्वर कहते हैं, और आई और औ को वृद्धि स्वर कहते हैं। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि तो दीर्घ समझ गए, यानी कि ह्रस्व वर्ण अ, ई, उ और री है, और दीर्घ वर्ण आ, ई, उ और री है, और गुण वर्ण ए और ओ है, और वृद्धि वर्ण ऐ और औ है। तो इन्हीं पदों का व्यवहार। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें है क्या कि जब ये तो हो गया कि सवर्ण ही मिलेंगे, इसमें दीर्घ स्वर संधि में सवर्ण मिलेंगे, तो अ, ई, उ, री और लिरी है, ये ह्रस्व ध्वनियां हैं, और इनके दीर्घ रूप भी हैं। अ का आ, ई का ई, उ का उ, री का री, लिरी का लिरी। तो अब जो है, अगर सवर्ण मिले, अब वह पहला पद का अंतिम वर्ण या दूसरा पद का पहला वर्ण एक ही वर्ग का हो, यानी कि अ है तो अ के अनेक रूप, 3 4 रूप हो गए। अ धन आ, या आ धन अ, या आ धन अ, या आ जोड़ आ। तो चूंकि सवर्ण, तो अ आ, अब एक आगे ऊपर नीचे दोनों हो सकते हैं, यानी कि पहला दूसरा वर्ण दोनों हो सकते हैं। वैसे ही ई में भी जो है दीर्घ ई हो गया, तो पहला पद का अंतिम वर्ण या दूसरा पद का पहला वर्ण कोई भी हो सकता है। शुरू में ई हो सकता है, पहला का अंतिम, या दूसरा का पहला, या पहला दूसरा, ऐसे हो सकता है, 4 रूप आ जाएंगे। तो इस स्थिति में अब अ के बाद अ या आ रहा है,
तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, अ रहे या उसके रूप रहे तो आ हो जाएगा। वैसे ही ई के सवर्ण मिलेंगे तो दीर्घ ई हो जाएगा। उ के सवर्ण मिलेंगे उ के साथ उ या उ, तो वहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। री के साथ री के सवर्ण मिलेंगे तो री हो जाएगा। ली के सवर्ण मिलेंगे तो ली हो जाएगा। ये संधि संस्कृत के छात्रों के लिए ली का व्यवहार कर रहे हैं, हिंदी में ली का नहीं है, व्यवहार नहीं। अब आ जाए हम लोग उदाहरण से इसको समझ लें। तो शब्द है अन जोड़ अभाव, अन जोड़ अभाव। तो अगर वर्ण विच्छेद करें इस शब्द का तो अंतिम वर्ण इसमें अ है, और यहां पर अ का अ के साथ मेल हो रहा है। तो अ और अ दोनों एक ही वर्ग के हैं, यानी कि सवर्ण है। तो जब सवर्ण मिलेंगे तो क्या होगा, हो जाएंगे, ये दीर्घ हो जाएंगे। तो अन में क्या अ और अभाव का अ मिला तो हो गया आ। अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो अ आधा न, फिर न आधा न, आ और फिर अ भा व, अभाव, तो हो जाएगा अन्ना भाव। अब वैसे ही जन्मांतर, जन्म में अ है और आगे दूसरे पद का पहला वर्ण अ है, यानी कि दोनों सवर्ग, एक ही वर्ग के सवर्ण है, इसलिए आ हो जाएगा। तो म में अ मिला तो हो गया जन्मांतर। वैसे ही एक में अ है और यहां पर आध में का आधा आ तो हो जाएगा एकाध। एक में आ की मात्रा आ गई तो हो गया एकाध। वैसे ही विद्यालय, यहां आ का सवर्ण आ से मेल हुआ तो हो जाएगा आ, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। वैसे ही नदी धन ईश, नदी का जो है दीर्घ ई और ईश का दीर्घ ई मिलकर के हो गया नदीश। वैसे ही सु यानी कि उ के साथ उ का मेल तो हो जाएगा ह्रस्व उ है, सु में ह्रस्व उ धन उ, तो ये दोनों मिल करके दीर्घ उ हो जाएंगे। तो सु में जो है ह्रस्व की मात्रा है वह हो जाएगा दुर्घ की मात्रा, यानी कि शुक्ति। वैसे ही भानु जोड़ उदय, ह्रस्व उ जोड़ ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ की मात्रा तो हो जाएगा भानुदय। वैसे ही मातृऋण, री का यहाँ का ए री और इसका री मिल करके हो गया दीर्घ री बराबर मातृण। वैसे ही पितृधन ऋण बराबर पितृण। तो ऐसे ही दीर्घ संधि के रूप बनते हैं। अब आ जाए हम लोग गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में क्या होगा कि अगर अ और आ, अ का सवर्ण आ के बाद अगर ई उ और री आता है, अगर अ और आ के बाद ई उ और री आता है तो क्या होता है, अ ई का ए हो जाता है, ई क्या हो जाता है ए, और उ क्या हो जाता है ओ, और री का र या और हो जाता है। तो एक गुण प्रदर्शित करने लगता है। अब उदाहरण से इसको देख ले। राज में इंद्र लगा, राज में अ है और इंद्र का पहला वर्ण ई है, तो अ और ई मिलकर के क्या हो जाएंगे, अ में ई मिला तो ए हो जाएगा। तो राजधन इंद्र बराबर
ए की मात्रा लग जाएगी तो राज्य में इंद्र जुड़ा, तो अ के साथ ई की मात्रा जुड़ी तो अ और ई मिलकर के ए हो गए बराबर राजेंद्र। वैसे ही देव जुड़ ईश में अ में जो है दीर्घ ई की मात्रा जुड़ गई तो ये क्या हो जाएगा ए, अ में ई लगे या दीर्घ ई तो देवेश हो जाएगा। वैसे ही परम में अ है ईश्वर में ई है तो हो जाएगा परमेश्वर। आगे सूर्य जुड़ उदय, तो सूर्य में अ है, वर्ण विच्छेद करेंगे तो अ जुड़ उ बराबर क्या होगा, अ और उ मिलकर के क्या होंगे, अ में उ मिलेगा तो ओ होगा, तो सूर्योदय। और महा जुड़ उदय, यहां पर अ का रूप आ धन उ तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, महा में ओ की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा महोदय। यथा धन उचित, आ में उ की मात्रा लगी तो हो जाएगा आ और उ मिलकर के क्या होंगे ओ तो हो जाएगा यथोचित। वैसे ही देव में ऋषि, देव में अ की मात्रा और री का, ऋषि का पहला वर्ण री है तो अ और री मिलकर के क्या होंगे और, तो देव ऋषि बराबर देवर्षि। वैसे ही परम धन ऋषि बराबर अ और री बराबर परमर्षि। ब्रह्म जोड़ ऋषि में ब्रह्म का अ जोड़ ऋषि का री बराबर ब्रह्मर्षि। अब तीसरा वृद्धि स्वर संधि, यानी कि यहां पर है तो गुण में वृद्धि हो जाती है या गुण की वृद्धि हो जाती है। गुण क्या है, ए गुण स्वर ए और ओ है। अब इसकी जो है वृद्धि यानी कि जो है उससे जो है बड़ा होगा, उसका जो है खींचेंगे या बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, ए का ऐ कर देंगे और ओ का औ कर देंगे तो यही उसकी वृद्धि हुई। तो उसी अर्थ में वृद्धि संधि का एक अलग भेद बन गया। तो वृद्धि संधि का गुण क्या है या विशेषता क्या है कि अगर अ या आ के बाद, जैसे यहां पर अ और अ के बाद अ या आ के बाद ई उ री आ रहा था, तो यहां पर अ और आ के बाद अगर वो गुण स्वर वाले वर्ण आते हैं यानी कि ए और ओ आता है, ए ओ या उसके वृद्धि रूप अर्थात आई और औ आता है तो क्या हो जाता है, अ और ए या आई मिल करके आय हो जाते हैं और अ या आ में ओ और औ मिलता है तो औ हो जाता है। अब इसको उदाहरण के द्वारा देखें तो एक में एक लगा तो क में एक में क में अ है और यहां पर ए है तो अ और ए मिलकर के क्या होंगे, तो ए की वृद्धि हो जाएगी यानी कि मात्रा हो जाएगी आय। तो यहां पर एक में आय की मात्रा लग गई तो हो जाएगा इक्कै। वैसे ही तथा धन एव, तथा में आ की मात्रा है और ए में एव में ए तो आ और ए जुड़ा या उसकी जो है संधि हुई तो क्या हो जाएगा आय बराबर तथैव। वैसे ही मत जोड़ ऐक्य, मत में अ है और यहां पर ऐक्य का आय तो ए का वृद्धि रूप आय है तो हो जाएगा मतैक्य। अ जोड़ आय बराबर आय तो मतैक्य। परम जोड़ अब ओ, परम जोड़ औषधि, परम में अ है और यहां पर औषधि का ओ, अ और ओ मिलेगा तो क्या हो जाएगा औ हो जाएगा तो हो जाएगा परमौषधि।
अब वैसे ही महा जोड़ औषध, यानी कि आ में औ मिला, आ धन औ बराबर क्या हो जाएगा, तो आ और या आ के बाद आ या ओ या औ आए तो हो जाता है औ, तो हो जाएगा महौषध। अब चौथा भेद यौन संधि। अब यहां पर तो अ और आ से संबंधित रहा, मूल में अ या सवर्ण रहा। अब इसमें दो स्वरों के या भिन्न भिन्न वर्णों स्वर वर्णों का मेल अब इसमें होता है यौन में। तो यौन संधि में क्या होता है कि अपर, यानी कि अ से संबंधित 3 नियम हो गए। अब इनको किनारे किया जाए, अब अ को हटा दिया जाए कि पहला वर्ण अगर अ ई हो या उसका सवर्ण ई हो या उ सवर्ण उ हो या री सवर्ण री हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, अगर दूसरे पद की प्रथम ध्वनि यानी कि इनके अलावे हो, यानी कि ई अगर आ रहा है, पहले पद की अंतिम ध्वनि अगर ई आती है, तो ई के अलावे कोई भी स्वर हो, कोई स्वर अब कौन बच जाता है, अ बच जाता है, अ आ उ री ए आए ओ औ, अगर ये सभी आ जाते हैं अ ई उ री ए ई, अब यहां पर हट जाएगा, तो अ उ री ए ओ ऐ औ अगर आ जाता है, तो उस स्थिति में अगर पहले पद की अंतिम ध्वनि ई या उसका सवर्ण दीर्घ रूप ई हो, तो क्या हो जाता है, य हो जाता है। जैसे यदि धन अपि, यदि में ई की मात्रा है और उसके बाद भिन्न स्वर आया है, अगर एक ही आ जाएगा तो वो तो क्या हो जाता, दीर्घ स्वर संधि। अगर यहां पर ई रहेगा तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, तो यहां पर भिन्न स्वर रहेगा, तो ई में अ लग गया तो क्या हो जाएगा, ई के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई क्या हो जाता है, य हो जाता है। तो यहां पर यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि, अगर इसको हिंदी माध्यम निदेशालय के द्वारा जो गाइडलाइन है अगर उसको ध्यान में रखें तो यद्यपि, यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि दया संयुक्त, तो यद्यपि यह आ गया, क्लियर दिख गया। अभी जोड़ अंतर में ई है और इसकी संधि किससे होती है, अ से, यानी कि विषम वर्ण है तो क्या हो जाएगा, ई और अ मिल करके ई का य हो जाएगा। तो अभी जोड़ अंतर बराबर अभ्यंतर। वैसे ही प्रति धन उपकार, प्रति में ई है, ई की संधि उ से होती है, तो ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। प्रति का में जो है ई और उ मिल करके क्या बनाएंगे, यू, तो प्रति जोड़ उपकार बराबर प्रत्युपकार। अगर इसको जो है समझने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा और समझाने की जरूरत है। जैसे कि अब इसका वर्ण विच्छेद हम लोग करें, प्रति जोड़ उपकार, तो प धन अ, धून धन र धन त धन ई बराबर हुआ प्रति, तो त धन उ धन प धन क धन आ धन र धन अ, इतना वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहां पर ई और उ का मेल हो गया, तो ई क्या हो गया,
य हो गया। अब उसमें क्या हो, अब उ लग गया तो हो गया यू। तो यहां पर अभी तो जो है प्रत्ययु प्रत हो गया ही। अब उसमें यहां जो है उ पकार हो गया तो प्रत्ययु, यहाँ प्रत यू, यह और यह मिल गया, त और यू मिल गया तो हो गया प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। क्लियर। वैसे ही अब न्यून है तो नी में ई उ, तो क्या हो जाएगा, ई का य हो जाएगा और उस य में उ लग जाएगा तो यू, नयून। प्रति जोड़ एक, ई धन ए बराबर, ई के बाद अगर ए आएगा तो क्या होगा, विभिन्न भिन्न स्वर है, विषम स्वर है तो प्रत्येक। अब अनु, उ के बाद अ आता है, अगर उ के बाद अ आए तो क्या होता है, व। उ और उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, व। तो अनु जोड़ अ, यानी कि उ धन अ बराबर क्या हो जाएगा, और उ का व हो जाएगा और इसमें य लग जाएगा तो अनु जोड़ वय बराबर अन्वय। वैसे ही तोड़ेंगे तो न और उ तो आधा न रह जाएगा और उ में तो मिल करके बाद उ तो हो गया व और उसके बाद अ तो अन्वय। सु जोड़ आगत, उ में आ की मात्रा मिलाए तो सु का स हुआ और उ का व हुआ और व में आ लग गया तो स्वागत हो गया। वैसे ही अनुएशन, अनु का उ में ए लगा तो उ का हो गया अनु, यानी कि आधा न और उसके बाद उ का हो जाएगा व तो अन्व और उसमें ए की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा अन्वेषण। वैसे ही पितृधन आदेश, पितृ में आ लग गया तो क्या हो जाता है, अगर री रहे तो और हो जाता है तो पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश। तो ये हो गई यण संधि। अब उसके बाद अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि में क्या है, तो जो हम लोग यहां पर जो है देखे कि वृद्धि गुण और वृद्धि के वर्ण कौन कौन है, ए आई ओ और औ। अब इन ए आई ओ और औ वर्णों के बाद अगर अ ई और उ वर्ण आते हैं तो ए क्या होता है, आय बन जाता है, ए का आय हो जाता है। अब आय, अब और आय का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाएगा और औ रहेगा तो आओ हो जाएगा। क्लियर। कि अगर अयादि संधि में अगर ए आय ओ औ के बाद अ ई और उ आता है तो उस स्थिति में क्या होगा, ए का आय हो जाएगा और आय का उसमें वृद्धि हो जाएगी, आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। अब इसको उदाहरण से हम लोग देख लें। ने में अन लगा, न में ए की मात्रा, अब उसमें अ लगा तो क्या हो गया, ए क्या बन जाता है, अय बन जाता है। तो ने में अ लगा तो नय और उसके बाद अन तो हो गया नयन। वैसे ही नय में अक, ने के बाद नय आ गया यानी कि आय में अ लग गया तो ए रहता है तो अय हो जाता है और नय रहेगा या आय रहेगा तो
आय हो जाएगा। तो नायक, नय धन अक बराबर नायक। वैसे ही अब ओ के बाद अगर जो है अ आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, तो ओ के बाद अ आए तो ओ क्या हो जाता है, ओ औ हो जाता है। और औ में अ लगा तो वो औ, तो पो धन अन बराबर पवन। वैसे ही औ में अ लगा तो पौ, औ है तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। तो पौ धन आ अक बराबर पावक। वैसे ही नौ में इक लगा, इक नौ अगर है तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। और आव में ई लगा तो आवी अर्थात हो जाएगा नाविक। नाव धन इक बराबर नाविक। वैसे ही पौ धन अन, पौ में अन लगा, पौ से हो गया पाव, पौ में प में आव लगा तो पाव हो गया। अन में अन का अ आ गया, व में अ लग गया तो हो जाएगा पावन। और वैसे ही भव धन उक, औ में उ लगा तो भव यानी कि आव, आव में उ लग गया, उ तो हो जाएगा भावुक। तो मूल रूप से स्वर संधि के यही भेद हैं और उनके नियम हैं, रचना और विच्छेद के। विश्वास है कि स्वर संधि पर आप कमांड प्राप्त कर लेंगे अगर इस वीडियो को भी अगर आप 2-3 बार देख लेंगे। और अगर कहीं कोई दिक्कत होती हो तो वो जो है वीडियो जो पहले अपलोड किया हूँ अलग अलग, उसे आप देख लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हूँ, तो उससे समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है।